हाउ आर यू। आज मैं आपको मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ाने जा रहा हूँ। इन संप्रदायों को जिन लोगों ने बनाया है या जिन लोगों ने इनका प्रतिपादन किया है उनसे भी परिचित कराने जाऊँगा और उनका परिचय मैं आपको चित्रों सहित कराऊँगा। इन जो वाद हैं यह संरचनावाद हुए, प्रकारवाद हुआ, व्यवहारवाद हुआ, गेस्टल्टवाद हुआ, मनोविश्लेषणवाद हुआ। इनकी जो स्थापना किस देश में हुई वो भी बताने जाऊँगा और इन वादों को पढ़ना भी आवश्यक है। चलिए अपन चलते हैं, इन वादों पर चर्चा करते हुए आगे अपन चलते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, ये हैं अपने वाद। यहाँ पे आप देखिए, एक मिनट देखते हैं अपन। ये हैं अपने वाद। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ। मनोविज्ञान के संप्रदाय की बात करें तो इनको अंग्रेजी में स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ये निम्न है। सबसे पहला है संरचनावाद या प्रयोगात्मक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। दूसरा है प्रकारवाद या कार्यवाद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनलिज्म। तीसरा है व्यवहारवाद, इसको इंग्लिश में बोला जाता है बिहेवियरिज्म। गेस्टल्ट मनोविज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गेस्टल्ट साइकोलॉजी। और जो पांचवा है मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस इसको बोला जाता है। इसके अलावा और भी बात होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही है। इनको मैं समझाने जा रहा हूँ, बहुत ही बेहतर ढंग से आपको समझाने जा रहा हूँ। आप देखिए, एक बार इनको बस आपको इस वीडियो को देखना है मात्र। देखने भर में भी जितने इनके संस्थापक रहे हैं, इन वादों के जनक रहे, उनको याद करवा दूंगा। उनके जहाँ के वो रहने वाले उस देश का नाम याद करवा दूंगा। ये पक्की मेरी गारंटी है। आपको केवल इस वीडियो को देखना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बड़ी मेहनत के बाद ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ। सबसे पहले टाइपिंग करता हूँ, टाइपिंग करने के बाद फिर PDF बनाता हूँ। पहले 25 जगह से मुझे पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद फिर मैं इसको टाइपिंग करके फिर PDF बना के तब मैं कहीं ये वीडियो आपके लिए बना पाता हूँ। इसलिए आप बहुत मेहनत लगती है। इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। यदि कोई गलतियाँ हो, गलतियों को कमेंट बॉक्स में लिखें, उनको मैं पूरा सुधारने का प्रयास करूँगा। और जहाँ भी आपको लगे कि आपको सलाह या एडवाइस मुझे देनी है, जरूर अपना आपका स्वागत है। और आप मुझे सलाह और एडवाइस मेरे कमेंट में लिखकर मुझे दे, आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। इसी बात को आगे लेते हुए चलिए अपन चलते हैं। वादों से आप परिचित हो चुके हैं। पहला वाद में अपन चलते हैं संरचनावाद। देखिए, संरचनावाद जो वाद है इसको अपन पढ़ते हैं। संरचनावाद एवं प्रथम मनोविज्ञानिकी प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय विलियम वुंट को जाता है। इनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का अथक प्रयास इनके शिष्य चिटनर ने किया है। चिटनर को बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी फिर बता रहा हूँ कि चिटनर जो था वो विलियम वुंट का शिष्य था। विलियम वुंट लिपजिंग विश्वविद्यालय में HOD थे और वो उनके अंडर में PhD कर रहे थे। तो क्या है, संरचनावाद किसने दिया है? विलियम वुंट ने दिया है संरचनावाद। इन्हीं ने जर्मनी में सबसे पहले इसी विश्वविद्यालय लिपजिंग विश्वविद्यालय, आज इसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बोला जाता है, इसमें सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला भी इन्होंने ही स्थापित की थी और संरचनावाद भी इन्होंने ही दिया है। संरचनावाद को इसमें स्ट्रक्चरलिज्म बोला जाता है और इनको इस कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय इनके शिष्य चिटनर को जाता है। तो अपन देखते हैं इनको। अब आपको मिलवाता हूँ विलियम वुंट से। देखिए, ये है अपने विलियम वुंट, ये इनकी ऑफिस है, ये लिपजिंग विश्वविद्यालय की ऑफिस है। ये विलियम वुंट है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी की। देखिए, ये है जर्मनी अपनी। कहाँ के हैं? जर्मनी की। ये अपनी जर्मनी है, देखने में आपको आ रही होगी। ये अपनी जर्मनी दिख रही है। देखिए, ये बीच में ये जर्मनी है। तो ये जर्मनी के रहने वाले हैं। अब आगे चलते हैं और आपको मैं बता दूँ कि ये इनका विश्वविद्यालय है। ये है वो पुराने ज़माने में जो विश्वविद्यालय इस टाइप का था, आज भी है, जर्मनी में आज भी है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी मनोविज्ञान की, और प्रयोगशाला के और इन्होंने संरचनावाद भी दिया था। तो देखिए, ये प्रयोगशाला इस विश्वविद्यालय में दी है। लेकिन आज के मैं बताता हूँ आज कैसा है। आज देखिए, जर्मनी का लिपजिंग विश्वविद्यालय, ये आज का मॉडर्न इसका ऐसा है। आज के देखो, ये लड़का लड़की एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। ये उसका नज़ारा है आज का। ये है अपना लिपजिंग विश्वविद्यालय। इसको कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बोला जाता है। कहाँ पे? जर्मनी में। और विलियम वुंट कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। और उन्होंने जर्मनी में इसी में इन्होंने एक सबसे पहली और बड़ी प्रयोगशाला स्थापित की थी। किसकी? उसकी मनोविज्ञान की। और फिर उन्होंने संरचनावाद भी उन्होंने दिया है। तो आप इसमें दो व्यक्तियों से अच्छी तरह से परिचित हो गए, विलियम वुंट और चिटनर। विलियम वुंट HOD थे, चिटनर उनके शिष्य थे। ये कहाँ के थे? जर्मनी के रहने वाले थे। मैंने उनका देश भी बताया, जर्मनी। ये है अपना जर्मनी देश बता दिया। और किस विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की, उस विश्वविद्यालय का भी मैंने नक्शा बताया। देखिए, ये है, ये पुराना वाला है, नया वाला आज का युग ये है इसका। लड़का लड़की बैठे हैं, पढ़ रहे हैं जी आज के युग में। देखिए, ये लिखा भी है मैंने, जर्मनी का लिपजिंग विश्वविद्यालय है। अब अपन आगे चलते हैं। एक बात समाप्त होता है। इस बात के बाद दूसरा जो बात दिया गया है वो बात है प्रकारवाद या कार्यवाद।
ठीक है। इसके जनक अमेरिका के मनोविज्ञानी विलियम जेम्स को माना जाता है। विलियम जेम्स के बारे में भी मैंने आपको पिछली बार बताया था, अभी फिर बता दूं। विलियम जेम्स ने भी मनोविज्ञान के बारे में बहुत कार्य किया है। विलियम जेम्स ने सन 1870 में दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करवाया था और इन्होंने अमेरिका में दूसरी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स और इनके साथी जो रहे हैं, दूसरे समर्थक जो थे, वो भी अमेरिका के निवासी थे और उनका नाम था, दूसरे समर्थक निवासी हमें जॉन डीवी इनके निवासी थे। और इनने यह बात जो दिया था वो 1890 में दिया था, प्रकारवाद या कार्यवाद भी बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फंक्शनलॉजी में बोला जाता है इसको इंग्लिश में। तो देखिए, तो अपन अब इनसे परिचित करवा देता हूँ। प्रकारवाद के संस्थापक कौन है? विलियम जेम्स, और इनके सहयोगी कौन से हैं? जॉन डीवी इनके सहयोगी संस्थापक हैं। अब इन्होंने इस बात में क्या काम किया? इस बात में अधिगम पर अधिक बल दिया, शिक्षण विधियों पर अधिक बल दिया, सीखने पर अधिक बल दिया है, स्ट्रक्चर पर बहुत बल दिया है इन्होंने। देखिए, मिलवाते हैं, दोनों व्यक्तियों को मिलवाते हैं, विलियम जेम्स और जॉन डीवी। देखिए, ए है, ए अपने जो दिख रहे हैं, देखिए ए विलियम जेम्स है, ये है विलियम जेम्स। इनके आपको विश्वविद्यालय भी दिखाऊंगा मैं, किस विश्वविद्यालय में इन्होंने काम किया है। देखो जी है विलियम जेम्स, और जे वाले जो हैं, ये जो है इन्होंने प्रकारवाद जो दिया है सहयोगी जी है जॉन डीवी है ये अपने। देखिए जी हैं जॉन डीवी है ये। समझ में आया कि प्रकारवाद में अहम भूमिका किसकी रही है? विलियम जेम्स की और जॉन डीवी की। समझ लीजिए आप। देखो, मैंने लिख भी दिया, अमेरिका के रहने वाले। देखिए अब ए देखें आप, ये इनका देश अमेरिका है। देखो, अमेरिका में, अमेरिका महाद्वीप जो है, अमेरिका महाद्वीप उत्तरी महाद्वीप और दक्षिणी महाद्वीप, और इसके अंदर बहुत सारे देश आते हैं। इसको यूनाइटेड स्टेट भी बोला जाता है। देखो, कनाडा भी इसी के अंदर आता है। वैसे इसको देखा जाता है, इसकी आकृति आप चेक करें। देखो, इसकी आकृति चेक करें तो मुझे तो ऐसा लग रहा है इसकी आकृति, ये कोई एक घोड़ा है, ये इसकी पूँछ है, ये इसके पैर हैं, ये कोई सवारी करके बैठा हुआ है, ये इसका सिर है। और देखिए, और ये इधर कोई ये रूस दिख रहा है, रूस को लपकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस इसके हाथ में नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये है कि हमेशा इसकी रूस से लड़ाई ठंडती रहती है, लेकिन रूस इसके हाथ में नहीं आता। देखिए ये रहा है। इसमें एक चीज़ बता दूँ आपको, इसी महाद्वीप के अंदर, कौन सी, अमेरिका महाद्वीप के अंदर मैक्सिको की खाड़ी है। देखिए ये है मैक्सिको की खाड़ी। अच्छा, खाड़ी के बारे में आपको बता देता हूँ। खाड़ी उस जगह को बोलते हैं पृथ्वी का ऐसा भूभाग जहाँ पर तीन ओर से पानी से घिरा हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय। जैसे भारत एक प्रायद्वीपीय है, और समुद्र का वह भाग जो तीन ओर से भूभाग से घिरा हो उसको खाड़ी बोला जाता है। देखिए, ये भूभाग है, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ, एक इस तरफ है और एक इस तरफ। देखिए, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। आपको इंडिकेट करके बता देता हूँ। एक देखिए, एक ओर ये है, एक दूसरी ओर ये है, तीसरी ओर ये है। ये तीन ओर से पानी से घिरा होने के कारण एक खाड़ी बन जाता है। अपनी बंगाल की खाड़ी भी इसी प्रकार की, वो भी तीन ओर से पानी से घिरी हुई। तो ऐसा समुद्र जो तीन ओर से भूभाग से घिरा हुआ हो उसको अपन खाड़ी बोलते हैं। यही मैक्सिको की खाड़ी, ये अमेरिका महाद्वीप में ही पड़ती है। चलिए, ये मैंने आपको बताया। अब और आगे थोड़ा अपन अध्ययन करते हैं। और एक और बात इसमें रह गई है, फिर आता है द्वीप। द्वीप क्या होता है? द्वीप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा सा, द्वीप का मतलब होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। तीन चीज़ों में है ये, अपने इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी ज्योग्राफिकल जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आप समझदार हैं, आप सब लोग जानते हो, फिर भी दे रहा हूँ। इस तो अभी अपन ने दो बात पढ़ ली है। सबसे पहला बात जो था वो था संरचनावाद, दूसरा है प्रकारवाद पढ़ लिया। अब तीसरा जो बात है अपना वो है व्यवहारवाद। इसको इंग्लिश में बिहेवियरिज्म बोला जाता है। चलिए अपन इसके बारे में ही पढ़ते हैं। बिहेवियरिज्म क्या है? देखिए, बिहेवियरिज्म में इसके जनक कौन है? तो मैं आपको बता दूं, ये है अपना बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद। तो इस बात की स्थापना सन 1913 में अमेरिका के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में जे.बी. वटसन द्वारा की गई थी। इन्होंने यह स्थापना संरचनावाद और प्रकारवाद के विरोध में की थी। वटसन के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय का नीचे दिया गया है। देखिए, तो व्यवहारवाद की स्थापना वटसन द्वारा दी गई थी। ये कहाँ दी गई थी? ये अमेरिका में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में सबसे पहले व्यवहारवाद की नींव रखी गई है। ठीक है ना? और जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय, चलिए मैं आपको जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के बारे में बता देता हूँ कहाँ है, क्या है। देखिए, ये है अपना जे जॉन हॉपकिंस अमेरिका का विश्वविद्यालय है। जे इसका गेट है, इसके अंदर से प्रवेश करते तो अंदर का भाग हिस्सा जे है जॉन हॉपकिंस। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे व्यवहारवाद की स्थापना की थी वटसन के द्वारा। ठीक है, और इसका अपन देख लें। अब जो यूनिवर्सिटी कौन सी? हॉपकिंस, अमेरिका की हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। देखिए, इसका जो स्टाफ है, ये इसका स्टाफ है यूनिवर्सिटी का। देखिए जी, मैंने लिख दिया स्टाफ, जी है
हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का स्टाफ, जहाँ पर व्यवहारवाद की स्थापना हुई थी, किसने की थी? वाटसन ने। और देखिए अपन वाटसन के प्रयोग भी देख लेते हैं, क्या क्या प्रयोग किए इन्होंने। देखिए वाटसन ये कोई महिला साइंटिस्ट है, ये देखिए प्रैक्टिकल कर रही है। अब वाटसन यहाँ पे जो प्रयोग कर रही है एक बालक के ऊपर, और एक चूहा भी है, इस पर क्या प्रयोग कर रहे हैं वाटसन? एक बहुत बड़ी हथौड़ी लगी हुई है हाथ में, एक चद्दर को पीट रहे हैं। जब चद्दर को पीटते हैं तो बालक डर जाता है, और डर के फिर इधर उधर देखता है, फिर खेलने लगता है, फिर पीटते हैं तो फिर वो डर जाता है। तो इनके उसका ध्यान के बारे में वो इनका परीक्षण कर रहे हैं, बता रहे हैं। दूसरे चित्र में बालक को बैठाए हुए हैं देखिए, और आराम से उसकी गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए दोनों वैज्ञानिक। और देखिए ये उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यहाँ पर चल रहा है। तीसरे में अपन देखते हैं, तीसरे में क्या कर रहे हैं कि जो वाटसन जी हैं वो बच्चे को एक हाथ पर टांग लिया, अब बच्चे को यहाँ से गिराने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे देखो हाथ लगा, गिराने का मतलब ये है कि पटक नहीं रहे हैं उसको ज़बरदस्ती, उसको नीचे हाथ लगाए हुए डांटने के लिए। एक महिला जो खड़ी देखो हाथ लगाए हुए, यहाँ पे पूर्णतः बाल संरक्षण अधिनियम का लागू किया गया है। और मैं यह बात भी जो कह रहा है वो एथेंटिक अपने मन से बना के नहीं, ऐसा फिगर था, इसी फिगर को देखकर ही मैंने वहाँ से लिया गया है, नेट से ही मैंने लिया है। तो वहाँ पर भी इन्हीं की प्रैक्टिकल का ये फिगर है, वहाँ से मैंने लिया है। मैं भी यहाँ इस पर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं करता हूँ कि ये इस तरह प्रयोग कर रहे होंगे और कि यह बाल संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन कर रहे होंगे। इस बात की मैं बिल्कुल कतई पुष्टि नहीं करता हूँ कि जो जिस तरह चित्र मुझे मिले वो चित्र मैंने डाल दिए हैं। देखिए यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये कि बालक को डर के समय उसका क्या मनोविज्ञानिक रहता है, क्या उनका मनोविज्ञान की क्या दशाएं होती, क्या प्रतिक्रिया होती बालक की। देखिए कोशिश कर रहे हैं जी, देखिए दूसरे में भी यही कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी मनोस्थिति को पढ़ने की कोशिश करते हुए और उसको गिराते हुए, लेकिन नीचे हाथ लगे हुए हैं उसको पकड़ने के लिए, केवल उसका अध्ययन मात्र करना है, चोट या क्षति पहुंचाना उनका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है बालक को। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें बिल्कुल पूर्णतः वाटसन जी ने बाल अधिकार नियम का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। अब देखिए वाटसन जी बैठे हुए हैं, बिल्कुल सुखिंद्र नाम है इनका। प्रैक्टिकल किस लिए एक चूहा भी बैठा हुआ है, ये है, ये वहाँ पे बड़े आराम से पी रहे हैं, शिकार पी रहे हैं जी, देखिए ये है। तो ये आपको समझ में आया क्या किया इन्होंने। व्यवहारवाद के जनक अपनी वाटसन ने कब दिया था इन्होंने? 1913 में। कहाँ दिया था? हॉपकिंस विश्वविद्यालय में। वाटसन जी का एक लेख छपा था एक अखबार में। जब से इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, व्यवहारवाद जब से फैलता ही गया, और अभी भी मनोविज्ञान को व्यवहार, प्राणी के व्यवहार का विज्ञान ही कहा जाता है, अभी तक इन्हीं का मत चल रहा है उसमें, मनोविज्ञान में। तो जी मैंने बताया कहाँ किया था व्यवहारवाद का? हॉपकिंस विश्वविद्यालय में किया गया था पहली बार प्रयोग, और यहीं से इनको प्रसिद्धि मिलती है, वो सब पूरी जगत में फैल गया है जी। तो व्यवहारवाद को मैंने बता दिया आपको। अब अपन अगला जो चलते हैं वो है गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद के बारे में पढ़ते हैं कि गेस्टाल्टवाद गेस्टाल्टवाद है। इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ। इस बात के जन्मदाता जर्मनी निवासी मैक्स वर्दीमर है। कौन से हैं? जर्मनी निवासी मैक्स वर्दीमर। वर्दीमर को मैं दिखवा देता हूँ जी आपको, है जी है वर्दीमर, ये जर्मनी के निवासी हैं, वर्दीमर है जी, देखिए इनका चित्र जी है वर्दीमर। इन्होंने कौन सा दिया था? गेस्टाल्टवाद दिया था। तो कब दिया था? 1912 में इन्होंने गेस्टाल्टवाद दिया था। इनके अन्य सहयोगी में कोफका, देखिए कोफका और कोहलर है। चलिए मिलवा देते हैं कोफका कोहलर से आपको। देखिए ये हैं, देख लेते हैं। ये कोफका है, ये आपको चित्र दिख रहा है, ये कोफका है जी, ये है कोफका। और कोहलर ये है, ये अपना प्रयोग कर रहे हैं। इनके प्रयोग भी बताऊंगा, ये ना चिंपांजी पर प्रयोग किए थे अपने, ये भी बताने जा रहा हूँ मैं, अब ये भी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए क्या किया था कोहलर का प्रयोग। देखिए कोहलर, इसमें सुल्तान नामक एक भूखे चिंपांजी को एक कमरे में बंद रखा, कमरे की छत के से कीड़े लटका दिए, और सुल्तान इन कीड़ों को प्राप्त करने का प्रयास करता है लेकिन वह असफल रहता है। फिर सुल्तान ने पूरे कमरे का बारीकी से पूर्ण आकार में अध्ययन किया और पाया कि कमरे में एक बॉक्स पड़ा है। सुल्तान ने इस बॉक्स का प्रयोग करके कीड़े प्राप्त किए। इस प्रकार पूर्ण दृष्टि का परिणाम सफल रहा है। इन्होंने कहा है यदि कोई भी कार्य अपन पूर्ण दृष्टि फैला कर करें तो उसका निराकरण बहुत ही जल्दी और सूक्ष्म हो जाता है। तो कहना है ये पूर्णता से सूक्ष्म की ओर जाते हैं ये लोग, पूर्णता से सूक्ष्मता की ओर बल देते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इसका अर्थ बता दूँ, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है। गेस्टाल्ट आपको बता दूँ एक जर्मनी शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। आपने विशेषकर मनोविज्ञान में यूनान भाषा के शब्द सुने होंगे, या ग्रीक भाषा के कि वही यूनान ग्रीक की भाषा सुनी होगी, या फिर आपने लैटिन भाषा के शब्द सुने होंगे। लैटिन माने इटली की जो भाषा है, लैटिन भाषा के शब्द सुने होंगे, लेकिन जर्मन भाषा का शब्द बहुत ही कम सुना होगा। यहाँ पे गेस्टाल्ट जो शब्द है जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णता से या समग्रता से सूक्ष्म की ओर या अंश की ओर चलते हैं, ये इसका अर्थ होता है। तो इन गेस्टाल्टवादियों की विशेषता रही है, और गेस्टाल्टवादी के जो सहयोगी हैं उनको गेस्टाल्टवादी कहा जाता है। इनकी विशेषता ये पूर्णता से अंश की ओर चलते हैं, अर्थात पूर्ण समग्रता से सूक्ष्म की ओर जाने पर विश्वास करते हैं लोग। देखिए दूसरा प्रयोग भी इन्होंने किया था, किसने?
कोहलर ने। दूसरा प्रयोग क्या था इनका? दूसरा प्रयोग ये था, एक चिंपांजी, जो सुल्तान नामक चिंपांजी को एक कमरे में बंद कर दिया, उस कमरे की छत पे केले टांग दिए और भूखा था, उन्होंने अथक प्रयास के बाद उस केलों तक नहीं पहुंच पा रहा, उसमें कमरे में एक छड़ी रख दी गई थी, तो छड़ी। अब उनको वो छड़ियों का प्रयोग करना उसको समझ नहीं आ रहा था, तो इन्होंने बाहर से उस छड़ी को उस चिंपांजी को दिखाते हुए एक छड़ी के अंदर दूसरी छड़ी डाली, तो वो लंबी बन गई और फिर उनका प्रयोग करके उन्होंने केले उतारने की कोशिश की। तो इस चिंपांजी ने भी यही किया कि दोनों छड़ियों को इस एक के अंदर एक को डाल दिया, फिर अपने केले उतार कर उसका प्रयोग सफल रहा है। मतलब चिंपांजी को देखने पर भी किसी चीज़ का समग्र देखने पर भी उसको ज्ञान हो गया है चिंपांजी को। यहाँ पर देखिए अगला प्रयोग आपको मैं दिखा देता हूँ, ये कर रहा है अगला प्रयोग। इसमें क्या किया था कोयलर ने, ये कमरा है, इसमें दो छड़ी रख दी थी, केले रख दी थी ऊपर। अब ये इसको मिला नहीं पा रहा, इन छड़ियों को जोड़ नहीं पा रहा था, जबकि ऐसी थी ये छड़ी कि एक छड़ी के अंदर दूसरी छड़ी जा सकती थी कुछ दूरी तक, फिर लंबी हो जाती थी। लेकिन जब कोयलर ने क्या किया, एक छड़ी में उंगली डाली और उंगली डालकर जब उसको दिखाया, तो उसने भी उस छड़ी में वो पतली वाली छड़ी डाली, वो छड़ी जब लंबी हो गई तो उसे केले उतारी। वो इनका ये प्रयोग भी उन्होंने कहा। देखो ये बोलते ही बहुत अच्छा थे हमें। देखिए क्या लिखते थे, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू inquire how many times essential advances in science have first been made possible by the fact that the boundaries of special discipline were not respected. Trespassing is one of the most successful technique in science। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही इन्हें। साइंस एक टेक्निक तो है ही, साइंस क्या है? टेक्निक है साइंस। अब अथक प्रयास करने के बाद जो खोज निकालते हैं वही साइंस बन जाता है। आप कोई सत्य की जब खोज कर लेते हो आप। चलिए, तो गेस्टाल्टवाद की मैंने आपको संस्थापक बताए। इसकी स्थापना 1912 में की थी और मैक्स बर्दिबा द्वारा की गई थी, ये भी जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, अब आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अंतिम है और ये है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद इस वाद के जनक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के रहने वाले मनोविज्ञानी सिगमंड फ्रायड हैं। इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। सिगमंड फ्रायड जो है, मन की कितनी अवस्थाएं बताई? 3 अवस्थाएं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन बताई। उन्होंने कहा चेतन मन वह है जहाँ संवेदना, जागृति, भाव, बिंब, प्रतिबिंब वर्तमान से जुड़ा होगा सतर्कता अनुभव प्राप्त होते हैं। ये सब चेतन मन की अवस्था है। अचेतन मन वह है जब व्यक्ति निद्रा में होता है, कोमा में होता है, नशे में होता है, ये अचेतन होते हैं। अर्थात जहाँ संवेदनाएं प्राप्त ना हो तो व्यक्ति अचेतन की अवस्था में होता है। और होता है अर्धचेतन। इन दोनों के बीच की जो अवस्था होती है वो अर्धचेतन अवस्था कहलाती है, जैसे स्वप्न की अवस्था। चलिए मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ। मनोविश्लेषणवाद जो दिया गया है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के रहने वाले मनोविज्ञानी सिगमंड फ्रायड ने दिया है। इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहली चेतन वह होती है जिस अवस्था में व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जागृत अवस्था में रहता है, सारा शुद्ध उसको रहती है। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी चेतन अवस्था में हैं, और अचेतन अवस्था वह रहती है जब व्यक्ति को कोई चीज़ का ध्यान नहीं रहता है, या तो गहरी निंद्रा हो, या व्यक्ति नशे में हो, या फिर व्यक्ति कोमा में हो, तो इसको बोलते हैं अचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। क्या बोलते हैं इसको? सब कॉन्शियस माइंड। और चेतन को बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। और एक होती है अर्धचेतन अवस्था, जब आप नींद भी नहीं लगती है और थोड़ा थोड़ा जागते हो या सपना देखते हैं कोई, तो वो होती है अर्धचेतन अवस्था, सेमी कॉन्शियस माइंड। ये 3 अवस्थाएं बताई हैं इन्होंने, और इन्होंने भी बहुत सारे प्रयोग किए हैं। देखिए ये है अपने सिगमंड फ्रायड हैं, ऑस्ट्रिया के देश के रहने वाले, और वियना में ये रहते हैं। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। चलिए देखिए ये है, ये ये कोई महिला इनके साथ है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये इनकी पत्नी है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कोई महिला के साथ खड़े हैं और एक बार में बैठे हुए, बार मीन्स होटल में बैठे हुए हैं दोनों लोग। यहाँ पर देखिए जलपान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये भी नहीं बता सकता मैं। ये किसी होटल में बैठे हुए हैं। और आगे चलेगी, ये इनके नाम से एक म्यूजियम भी है। देखिए आपको मैं दिखा दूँ, ये म्यूजियम है इनके नाम से, जी सिगमंड फ्रायड के नाम का ये म्यूजियम है। यदि आपको वियना चलना है ऑस्ट्रिया के, तो थोड़ा समय लगेगा, या आप नेट पे भी देख सकते हैं। मुझे ले जाऊंगा तो मैं आपको समय लगा लूँगा, समय लग जाएगा, इसलिए ऑस्ट्रिया के वियना में आपको मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रिया के वियना में रहने वाले हैं। तो इस तरह मैंने आपको ये 5 बात बताई। इसके बाद भी और वाद होते हैं। इन बात जो मैंने बताया वो प्रमुख वादों में से हैं, बाकी और भी वाद होते हैं, तो आप इनको समझ लीजिए, कर लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। पूरा मैटर इधर उधर से निकालो, मैटर को सही करो, फिर इसको फ़िल्टर करो, फिल्टर के बाद इसको टाइप करो, टाइप के बाद इसकी PDF बनाओ, PDF बनाने के बाद उसको सेंड करो, सेंड करने के बाद कहीं फिर उसका वीडियो बनाओ, उसमें बोलने में भी अपन को याद करके पूरा माइंड इधर उधर से बहुत सारा ज्ञान रखना पड़ता है। जब बहुत सारी चीज़ों से जोड़ के आपको बताना पड़ता है, तो इसलिए इस वीडियो को एक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आप मेरे इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।